हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। इस सीरीज़ में हम एक्ट यानी कि अधिनियम को पढ़ रहे थे, जिस क्रम में आज हम 1858 के चार्टर एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम महारानी के घोषणा पत्र को भी देखेंगे। इससे पहले हमारे 1858 से पहले समस्त अधिनियम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएँ और उन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके साथ साथ दोस्तों, आई दृष्टि करेंट अफेयर्स, पॉलिटी में हमने शेड्यूल और नेशनल पार्क की भी सीरीज चला रहे हैं, जिस क्रम में हमने आई दृष्टि करंट अफेयर्स के 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पॉलिटी में हमने शेड्यूल को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, आप जाएं और शेड्यूल की भी वीडियोस जरूर से ज़रूर देखें। नेशनल पार्क के हमारे 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और एक्ट के अभी तक हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिस क्रम में 1858 से पहले के समस्त एक्टों को हमने क्या है कंप्लीटली देख लिया है। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। और साथ ही साथ दोस्तों, आरजेएस स्टडी चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। दोस्तों, मैं जीएस चौहान आरजेएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चार्टर एक्ट 1858। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो आपको ये बात की जानकारी होगी कि 1857 में हमारे यहाँ क्या हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति में अगर आपको पता होगा तो अंग्रेज़ों की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी। अंग्रेज़ों की हालत क्या हो गई थी? बहुत ही खस्ता हो गई थी। यहाँ तक ये कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले ली थी। और उस विद्रोह का कारण की अगर बात करते हैं तो कारण तो बहुत थे, लेकिन अगर गिने चुने बातों की मतलब कि गिनी चुनी बातों अगर ध्यान देते हैं तो सबसे बड़ा कारण क्या था? डलहौजी द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसके अलावा सहायक संधि, जिसके माध्यम से ये क्या किया करते थे, जो राजा महाराजा थे, ठीक है ना, जो रियासतें थी, उनको अधिक से अधिक ब्रिटिश भारत में सम्मिलित करने का कार्य करते थे। उस क्रम में उन्होंने क्या क्या गोद प्रथा का निषेध किया, मतलब कि जिनके दत्तक पुत्र जिसे कहते थे कि दत्तक पुत्र क्या होंगे, किसी भी राजा महाराजा के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। सहायक संधि के माध्यम से उन्होंने रियासतों को अपने अंडर में किया। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था कि जो भी नौकरी दिया करते थे उनमें उन्होंने भेदभाव की नीति अपनाई। भेदभाव किस आधार पर अपनाते थे? रंग के आधार पर, भेद के मतलब कि रंग के आधार पर हो गया, जाति के आधार पर हो गया, धर्म के आधार, इन समस्त आधारों पर क्या होता था? भेदभाव किया करते थे, ठीक है। जिस कारण से क्या हुआ, भारतीय आम जनमानस में, ठीक है, भारतीय जनता में ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इनके मन में क्या हो गया? रोष उत्पन्न हो गया। और उस रोष का कारण क्या बना था? 1857 की क्रांति बनी थी। क्या बनी थी? 1857 की क्रांति। और उसी क्रांति, वह इतनी भयावह क्रांति थी कि ब्रिटिश क्राउन तक हिल गया था। और ब्रिटिश क्राउन हिल गया था, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था कि उसको यह लगा था कि अगर भारत भी उनके हाथ से निकल जाएगा, अमेरिका तो पहले ही निकल चुका उनके हाथ से, अगर भारत भी निकल जाएगा तो उनके हाथ से एक प्रकार से सोने की चिड़िया निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत से ही वो कच्चा माल का उत्पादन करते थे, भारत से ही उनकी अर्थव्यवस्था क्या कर रही थी? उत्तरोत्तर ग्रोथ कर रही थी, लगातार बढ़ रही थी। भारत से ही उन्हें सस्ते श्रमिक मिल रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ, कहा जाए ब्रिटिश क्राउन हिल गया कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती बाई चांस, तो उनके हाथ से भारत एक अच्छा उपनिवेश निकल जाता। और इन सब परिस्थितियों को जानते हुए, बारीक विश्लेषण करते हुए, उन्होंने महारानी ने क्या हुआ, जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी यानी क्राउन ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे हम लोग महारानी का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। उस घोषणा पत्र को पढ़ा किसने था? तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन। उसने घोषणा पत्र पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? तो आपको पता होगा, इलाहाबाद, जिसे हम लोग इलाहाबाद दरबार के नाम से जानते हैं या कि महारानी के घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। तो कैनिन ने महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा था। इलाहाबाद में एक दरबार बुलाया था, जिसमें समस्त रियासतों के राजा महाराजाओं को, जमींदारों को उन्होंने बुलाया था और महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ा था। जिस क्रम में महारानी ने क्या घोषणा की थी? सबसे पहले महारानी ने घोषणा की थी कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करते हैं? अंत करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हम क्या कर रहे हैं? अंत करने जा रहे हैं। अब होगा क्या?
एक प्रकार से कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत तो धीरे धीरे वैसे ही ये ब्रिटिश संसद कर रही थी। ब्रिटिश संसद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को वैसे ही ख़त्म कर रही थी। क्यों? आपको पता होगा कि 1833 के एक्ट में क्या कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया था। क्या था? अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया था। अनिश्चित काल तक बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि वह कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। 1853 के एक्ट में उन्होंने साफ साफ इस बात का उल्लेख किया था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल तक क्या है, बढ़ा रहे हैं। अनिश्चित काल तक क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जिस कारण से इस बात का अंदाजा पहले ही लग गया था कि भविष्य में ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कभी भी क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। ठीक है। उसके बाद क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां इस प्रकार थीं कि आम जनमानस में रोष उत्पन्न हुआ करता था। आम जनमानस में रोष उत्पन्न होने का कारण क्या था? अगर आपको पता होगा, पॉलिटी में जो फंडामेंटल राइट होते हैं, उस फंडामेंटल राइट में एक राइट होता है अवसरों में समानता। क्या होता है? अवसरों में समानता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अवसरों में समानता नहीं देती थी, ठीक है ना। वो धर्म, संस्कृति, परंपरा, इन आधार पर क्या करती थी? भेदभाव की नीति अपनाती थी। उच्च पदों पर सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी बैठेंगे, निम्न पदों पर भारतीयों को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन उच्च पदों पर भारतीयों को मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता। इन सभी आधारों पर भेदभाव किया जाता था। अगर ये सब भेदभाव के आधार थे तो भारतीय जनता क्या होगी? इन सबसे रुष्ट तो होगी ना। क्यों? क्योंकि वह प्रताड़ित है, शोषित है, वह एक शोषित वर्ग है, और शोषित वर्ग का कभी न कभी तो गुस्सा फूटेगा ही। और वही गुस्सा किस रूप में फूटा? 1857 की क्रांति में। और उसी का परिणाम क्या? वो महारानी ने घोषणा पत्र जारी किया, और यही घोषणा पत्र आधार बना था 1858 के अधिनियम का। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पॉलिटी के किस शेड्यूल में, किस अनुच्छेद में, शेड्यूल बोल रहा हूँ, किस आर्टिकल में अवसरों में समानता की बात की गई है। ठीक है। तो दूसरी बात क्या कही गई? महारानी ने अपने घोषणा पत्र में बात की थी कि भारतीय जनता को यह आश्वासन दिया। किस बात का आश्वासन दिया? कि धर्म, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। ठीक है ना। आपको क्या किया जाएगा? तिलक लगाने का भी आपको पता है कि जब ब्रिटिश रेजिमेंट हुआ करती तो उसमें हिंदुओं को तिलक लगाना वर्जित था। ठीक है ना। मुसलमानों को मतलब कि धर्म के आधार पर बहुत सारे विभेद थे। ये सब विभेद भी क्या थे? मतलब कि जैसे कि आपको पता है, हिंदू तिलक नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना, अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से मुसलमान भी थे। तो जिस कारण से जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके मन, जो भारत में जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे, उनके मन में भी रोष उत्पन्न हुआ। और वही रोष का कारण क्या बना? विद्रोह का कारण बना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि धर्म, संस्कृति और परंपराओं का क्या दिया जाएगा? सम्मान किया जाएगा। धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को कानून के तहत समान अधिकार दिए जाएंगे। कानून के तहत सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ साथ क्या था? 1857 की क्रांति के समय जो जमींदार, रियासत थे, जिनसे ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया था, ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था, उनकी संपत्तियां लौटा दी जाएंगी, बशर्ते, शर्त यह है कि वह ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी दिखाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों क्या बात की गई थी? इसके अलावा दोस्तों बात की गई थी, है ना, कि प्रशासन में शामिल होने के समान अवसर दिया जाएगा, और ब्रिटिश शासन अब और से अधिक न्यायपूर्ण हो जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो आपको लग रहा होगा देखने में इंडिकेशन, पॉजिटिव इंडिकेशन है, ठीक है ना, मतलब कि सकारात्मक सोच को दर्शा रहा है। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? अगर ब्रिटेन की सोच है, मतलब कि ब्रिटिश संसद या क्राउन की सोच है कि उन्हें भारत से अधिक से अधिक कच्चे माल की प्राप्ति करनी है, अधिक से अधिक उनका शोषण करना है, अधिक से अधिक धन को अर्जित करना है, तो ये सब तो वो दिखावा है ना। ठीक है ना। आपने मृगमरीचिका का नाम सुना होगा कि दूर से देखने में पानी पानी नज़र आता है, लेकिन पास जाके देखो तो सिर्फ रेत ही रेत नज़र आती है। वही चीज़ यहाँ पे दूर से देखने में लग रहा कि वाह कितना, हमें तो सिर्फ क्या कहा जाए, पूरा समुंदर मतलब कि दे दिया, पास जाके देखा तो सिर्फ रेत के टीले नज़र आ रहे। यही ये हाल है
कि सामने से दिख रहा कि हाँ सब कुछ मिल रहा है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि सब कुछ दे दिया जाए। वो तो सिर्फ एक दिखावा है कि भारतीयों के मन में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ उसको शांत कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, एक प्रकार से कह दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाएगा, अर्थात अब क्राउन शोषण करेगी। ठीक है ना। आश्वासन क्या दे दिया गया कि भारतीयों के धर्म हो गया और संस्कृति हो गई, परंपरा, उनका सम्मान करेंगे। कहाँ तक, आखिर भारत का विभाजन भी तो धर्म के आधार पर करवाया है, तो कहाँ से उन्होंने धर्म का सम्मान की बात की। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है ना। कानून के तहत समानता, कहाँ तक समानता है कानून के तहत, अगर आपने देखा होगा तो ऐसे बहुत सारे कानून बाद में लाए गए जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लाए गए थे। ठीक है। तो एक प्रकार से कहा जाए महारानी का घोषणा पत्र एक दिखावा था। ठीक है ना। इसने, लेकिन ये बात सत्य है कि महारानी के घोषणा पत्र ने 1858 के एक्ट के लिए आधारशिला का काम किया था। अब हम देखते हैं 1858 का एक्ट कह क्या रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 1858 के एक्ट में जो सबसे बड़ी चेंजेस हुए थे उनमें से एक चीज़ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का क्या हो गया था, अंत हो गया था। अगर उसके शासन का अंत हो गया था तो बागडोर किसके हाथ में आ गई थी, तो बागडोर अब क्राउन के हाथों में सीधे चली गई थी। इसके अलावा अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे दो वो होते थे, मतलब कि दो समितियाँ थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे हम लोग सीओडी कहते हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे हम लोग बीओसी कहते हैं। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये मिल के कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती थी, है ना। राजनीतिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक कार्यों को ये संचालित करती थी। ठीक है। लेकिन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी समितियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इनको समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया। उस नए पद का नाम क्या था, सचिव। ठीक है ना। एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया। अब वो भारत सचिव जो भारत सचिव था वह कैबिनेट रैंक का मंत्री था। कौन था, वह कैबिनेट रैंक का क्या हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था। और उसकी सहायता के लिए, किसे, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष कौन था, भारत सचिव था। ठीक है ना। और इस भारत सचिव जो ये भारत सचिव था, अब प्रश्न उठता कि भारत सचिव बैठता कहाँ था, ये कैबिनेट रैंक का मंत्री है। ठीक है। अर्थात कैबिनेट मंत्री है, तो कैबिनेट मंत्री है तो उसका काम कहाँ पे होगा, ब्रिटेन में होगा, अर्थात वो ब्रिटेन में बैठेगा। अगर वो ब्रिटेन में बैठ रहा है तो भारत में कौन बैठ रहा है, भारत की मतलब कि प्रशासनिक तंत्र का संचालन फिर कौन करेगा। ठीक है। जब उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समिति को समाप्त किया है और भारत में प्रशासन के लिए भारत सचिव पद का सृजन किया है और वो भारत सचिव जो है लंदन में बैठ के काम करेगा, तो फिर भारत में प्रशासनिक तंत्र का संचालन कौन करेगा। तो इसका जवाब ये है कि अब क्या कर दिया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको भारत का वायसराय बना दिया था। वायसराय का मतलब होता है कि जो क्राउन का क्या होगा, प्रतिनिधि होगा, क्राउन का प्रतिनिधि। ठीक है ना, प्रतिनिधि। वायसराय कानून का प्रतिनिधि होगा, अर्थात कि वायसराय जो होगा, जो वायसराय होगा, ये वायसराय अपनी रिपोर्ट किसे देगा, भारत सचिव को देगा, भारत सचिव। और ये भारत सचिव अपनी रिपोर्ट किसे देगा, क्राउन को देगा। अर्थात कहा जाए तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा था तब तक वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था, लेकिन जैसे ही यह क्राउन के लिए काम करने लगा इसे वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है। लाइक दैट कि भारत का उपराष्ट्रपति है, जब वो राज्यसभा का सभापति बनेगा तो उसे सभापति कहा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो उसे उपराष्ट्रपति कहा जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो वायसराय है, जो व्यक्ति गवर्नर जनरल है, वो क्राउन का प्रतिनिधि था। ठीक है ना, वो क्राउन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लेकिन वही व्यक्ति अब क्या है, जो व्यक्ति गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल किसको इंडिकेट कर रहा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति क्राउन के लिए काम करेगा तो उसे वायसराय के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात
समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, वायसराय हो गया। और वो वायसराय अपनी रिपोर्ट किसे देगा, भारत सचिव को देगा, और भारत सचिव अपनी रिपोर्ट किसे देगा, क्राउन को देगा। और उन समस्त कार्यों का अन्वेषण करने के बाद क्या करेगा, क्राउन यानी कि ब्रिटिश संसद रूल्स एंड रेगुलेशन भारत के लिए बनाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होता था कि भारत में जो थी दोहरी प्रणाली का मतलब क्या था, हमने आपको बता दिया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल से उनको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि अब समस्त बागडोर किसके पास आ गई है, क्राउन के पास आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको पूरी बात 1858 की क्लियर कट समझ में आ गई। हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरी बात एग्जैक्ट समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। शासन की बागडोर फिर किसके हाथ में चली गई, शासन की बागडोर अब क्राउन के हाथ में चली गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप बात करते हैं कि शासन की बागडोर क्राउन के हाथ में चली गई तो भाई गवर्नर जनरल का क्या होगा, तो गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जा रहा है, वायसराय कहा जाता है। वायसराय क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब वह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि ना होकर सीधे क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। जब तक कोई व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था तब तक उसे गवर्नर जनरल कहा गया, लेकिन अगर वही व्यक्ति क्राउन का प्रतिनिधित्व करने लगा तो उसे वायसराय कहा जाने लगा है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इलाहाबाद दरबार में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, कैनिन था। लेकिन वही कैनिन क्या हो गया था, भारत का पहला वायसराय बन गया था। अर्थात आपको बात अब क्लियर हो रही होगी कि कैनिन जब EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा था तब गवर्नर जनरल था, और वही कैनिन जब क्राउन के लिए काम करने लगा तो वायसराय कहलाने लगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या किया गया कि भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन करने का कारण क्या था कि हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था, जो कि प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यों का संपादन करता था। अब वही काम भारत सचिव करेगा, लेकिन भारत सचिव किसकी सहायता से करेगा, उसके लिए सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता था, भारत सचिव होता था। और यही 15 सदस्यीय समिति भारत सचिव को सलाह देती थी, जिस आधार पर भारत सचिव काम करता था। लेकिन भारत सचिव का मुख्यालय या भारत सचिव लंदन में बैठकर काम करता था, ना कि भारत में बैठकर काम करता था। भारत में बैठकर काम नहीं करता था तो भारत की जानकारियां उसे कहाँ से मिलती थी, तो वायसराय उससे अपना रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट किसे देता था, वायसराय अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को देता था, और भारत सचिव अपनी रिपोर्ट क्राउन को देता था, जिस आधार पर क्राउन कानून बनाती थी भारत के लिए और उसे लागू करती थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।